वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज आप में से बाज ने कहा। पेपर अटेम्प्टिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? पहली बात, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप आंसर दें तो आपको 2+2 4 करना आता हो। आपको मिसाल के तौर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पता है और आपको सेंट्रल एशिया साउथ एशिया प्रोजेक्ट का भी पता है। कनेक्ट द बोथ, कनेक्ट करो दोनों को और एक नया एंगल क्रिएट करो। नया एंगल क्या क्रिएट कर सकते हो? मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो कि दोनों के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स की, या सीपेक का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इस रीजन में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटीग्रेशन का आप आर्गुमेंट दे सकते हो। सो 2+2 4 करना आता हो, या फिर अगर आप बात करें मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। आप अगर कश्मीर की बात करें तो एक तरफ आपको पता है कश्मीर में इंडिया स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान स्टेक होल्डर है और चाइना स्टेक होल्डर है। आप ये प्रपोज करें 2+2 4 में आप ये प्रपोज करें कि यूएन चूंकि यूएन जो है वो इफेक्टिवली यहाँ पे रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सार्क हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कश्मीर की जो टेरिटरी है उसको सार्क के जो 7-8 ममालिक हैं उनकी कंबाइंड टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए या सबके हुकूक तस्लीम कर दिए जाएं, लेकिन जो कश्मीर का स्टेट मॉडल है वो इंडिपेंडेंट हो। ओवरऑल गवर्नेंस से ओवरऑल डिफेंस के कंट्रोल सारे सार्क कंट्रीज के अंडर होगा, किसी एक के अंडर नहीं होगा, और जो है वो गवर्नेंस कश्मीर की अपनी इंटरनल या ऑटोनोमस होगी। तो 2+2 4 करना आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज बतानी आती हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योर रिस्पॉन्स और रोम अराउंड 12 सब्जेक्ट्स यू प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस। एक बात याद रखिए, जब आप सीएसएस की तैयारी करें या जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको अपने तमाम पेपर्स में से जो भी सब्जेक्ट तैयार किया है उस सब्जेक्ट में आप खुद को जाके देखें कि कहीं पर कोई थ्योरी, कहीं पर कोई रेलिवेंट पॉइंट, कहीं पर कोई रेलिवेंट फैक्ट तो ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा हो और आपको मेंशन करना है इसमें। सो अगर आईआर में कोई थ्योरी पढ़ी है सो डू मेंशन इट इन करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में अगर स्टैट पढ़ा है तो आईआर में मेंशन करें। आई लॉ में अगर एक आर्टिकल का रेफरेंस पढ़ा है और कॉन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक पढ़ा है और बात कर रहे हैं आप किसी वॉर की, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की, तो आप इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल मेंशन करें। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें। एक सब्जेक्ट में जो बात पढ़ी वो आप अपने जो है पेपर में आंसर है जिस भी पेपर का है उसको यूं ही समझें कि सारे पेपर्स का आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन उस पेपर का जो मसलन आईआर है तो बुनियादी तौर पर उसको आईआर का पेपर ही रखना है। आईआर की थ्योरीज कोड करें, आई लॉ है तो आई लॉ के आर्टिकल्स कोड करें, यूएस है तो यूएस हिस्ट्री की डेट्स, उसके प्रेसिडेंट्स के नाम, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स वो कोड करें, तब यूएस हिस्ट्री का पेपर लगेगा। 12 सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल में लाएं और अपनी जो 16 साल की तालीम में जो भी पढ़ा है, जो भी फैक्ट आपको पता है वो ज़रूर लिखें और ये समझें कि सीएसएस के एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और आप उसको एजुकेट कर रहे हैं। आप यूं समझें कि वो नालायक है और आप उसको वो बात बता रहे हैं, और जब आप उसको ये बताएं तो कभी ये ना समझें कि उसको पहले से कोई बात पता है, उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ आप उसको बता सकते हैं। सीएसएस के एग्जामिनर के सामने जब आपका आंसर जाता है तो वो सिर्फ इतना जानता है आपके बारे में कि ये किसी बंदे ने ये लिखा है, उसको वो पढ़ता है और अंदाजा लगाता है कि आप कितने लायक हैं और फिर उसके बेस के ऊपर नंबर देता है। तो आप जितने भी बड़े फिलोसोफर हों, साइंसदान हों, जब तक आपने पेपर में अच्छा नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिल सकते और रिजल्टेंटली आपका सीएसएस का रिजल्ट मुतासर होगा। रिमेंबर कि सीएसएस का एग्जामिनर जो है उसको कुछ नहीं पता। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अपनी बात को कोहेरेंट रखो। कोहेरेंट होने का मतलब ये है कि इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, चीज़ों को कनेक्ट करो। कनेक्ट ऐसे करो, नेशनल एक्शन प्लान की मिसाल के तौर पे बात करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की बात करो तो इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हो
तो होम डिपार्टमेंट की बात करो, पुलिस की बात करो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करो, लेकिन कहीं से भी आपने जो है वो बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल एक्शन प्लान, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो कोहेरेंट रहें और अपनी बातों को एक लॉजिकल फ्लो में लेके आएं ताकि पता चले कि आपने चीज़ों को समझा है और उसी सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में आंसर करना आता है। रेलिवेंट रहें। रेलिवेंट आप कैसे होंगे? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें, जो बात नहीं पूछी उसको अवॉइड करें, सर्कमलोक्यूशन ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें, टू द पॉइंट जवाब दें और एकदम से पॉइंट को स्ट्राइक करें, स्ट्राइक द बुल्स आई। मिसाल के तौर पे सीपैक इज गेम चेंजर और नॉट, फौरन बताएं कि गेम चेंजर है या नहीं है। नहीं है तो फौरन बताएं, है तो फौरन बताएं। किस में बताना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा, कहां पे बताना है। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम से अपनी मतलब की बात करें और उसके बाद उस बात को फिर घुमाएं, एक्सपेंड करें। मींस जो इन्वर्टेड पिरामिडल मॉडल है इसको स्पेसिफिक टू जर्नल जाएं, स्पेसिफिक जाएं, पहले एकदम से पॉइंट स्ट्राइक करें फिर उसको एक्सपेंड करें। बज वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करें। इसका मतलब है कि एग्जामिनर के लिए अपने पेपर को खूबसूरत बना के पेश करें, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि मार्कर्स का इस्तेमाल करें, कोई फैक्ट लिखा है तो उसको हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें। तो ये मतलब है फैसिलिटेट द एग्जामिनर। शुड आउटलाइंस बी गिवन इन एवरी आंसर, इसका आंसर है यस एंड नो। पॉइंट ये है, आउटलाइन अगर आप ब्रीफ में दे रहे हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर के 3-4 मेन पॉइंट्स उस आउटलाइन में दे रहे हैं और ओवरऑल आपके आउटलाइन के 6-7 पॉइंट्स बनते हैं तो देन इट्स फाइन, आउटलाइन आप दे दें। उसमें आप एग्जामिनर को बता देंगे कि आप ये बातें लिख रहे हैं। अगर आप नहीं देते नो प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस में देते हैं कुछ में नहीं देते, इवन दैट इज फाइन। लेकिन आउटलाइंस देना और ओवरऑल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर उसको बता देने से आप उससे बता देते हैं क्लियरली कि आप इन ग्राउंड्स के ऊपर आर्ग्यू करेंगे और उसको पहले से आइडिया बन जाता है कि इसको ये भी बात पता है, तो वो आपको अच्छे नंबर दे देता है। शुड यू ऑलवेज फॉलो इंट्रोडक्शन, बॉडी, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन? यस, ये एक अच्छा मॉडल है, इसको आप फॉलो करें। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, बॉडी के बाद रिकमेंडेशन या सजेशंस अगर पूछी हैं आपको लगता है तो, और फिर आखिर पे उसको कंक्लूड करें। इसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट भी ऐड करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिवाइड टाइम। सबसे पहली बात, 3 घंटे का पेपर है, एमसीक्यूज पार्ट पहले आता है, 5 मिनट में या 10 मिनट में एमसीक्यूज पार्ट को करके साइड पे रख दें। हो सकता है आराम से 5-7 मिनट में हो सकता है। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है 2 घंटे 50 मिनट, उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 42 मिनट बनते हैं। 42 मिनट 4 क्वेश्चंस के ऊपर इक्वली डिवाइड करने हैं। अपनी वॉच सामने रखें, आपके पास वॉच होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया उसके ऊपर 1 घंटा नहीं लगाना, 40 मिनट में उसको खत्म करें, फिर फौरन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाएं, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर क्वेश्चन को उसका इक्वल टाइम दें और आखिर पे 5 मिनट में ओवरऑल अपने को तमाम जो आंसर्स हैं उनको एक दफा से देख लें, कहीं पे कोई अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपने टाइम को इक्वली डिवाइड करके, और टाइम आपने बचाना कहाँ से है, एमसीक्यूज में से बचाना है। और कभी भी किसी सवाल का, एक सवाल का टाइम दूसरे सवाल को मत दें। आंसर लेंथ क्या होनी चाहिए, आंसर लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन यूर राइटिंग 5 पेज भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और आपकी राइटिंग स्पीड पे 7 भी हो सकते हैं, 8 भी। बट एक क्वेश्चन की 8 पेजेस और दूसरे की 4 नॉट रिकमेंडेड, आपको नुकसान होगा। और हर क्वेश्चन को उसका प्रॉपर टाइम दें, 40 मिनट दें और उसको डिटेल में लिखने की कोशिश करें। हेडिंग्स नंबर्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हेडिंग्स दें आप। हेडिंग्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, हेडिंग्स में पता चले कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, एम्बिगुअस हेडिंग्स ना हो, और हेडिंग्स को अंडरलाइन करें। और इसके अलावा अपने पेपर में हर उस बात को अंडरलाइन करें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर देखे कि आपको पता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यूएसए का अफगान वार में 2400 उनके बंदे मारे गए हैं, तो आप 2400 को अंडरलाइन कर दें। आप अगर कहते हैं कि तालिबान के 17,000 फाइटर्स मारे गए, तो 17,000 को आप जो है वो अंडरलाइन करें। आप अगर कहते हैं अफगानिस्तान वॉर में
यूएसए को 20 ईयर्स हो गए तो आप 20 ईयर्स को अंडरलाइन कर लें। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% है अभी, तो आप 2.8% को अंडरलाइन कर लें। तो इस तरह से आप हाईलाइट करके उसको बताएं, हेडिंग्स यूज करें, हेडिंग्स को अंडरलाइन करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स इस्तेमाल करें। और हेडिंग्स को बाद फिर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें 2 से 3 लाइंस में। पैराग्राफिंग हाउ मच, ओवरऑल जो पैराग्राफ है या जो लाइंस हैं या सेंटेंसेस हैं वो आपके आंसर का 60% तक होने चाहिए। 55 to 60% या 70% भी हो सकता है। पैराग्राफ वेल स्ट्रक्चर्ड हों, आपके खूबसूरत अच्छे स्ट्रक्चर में बने हों। स्पेशली 2 पैराग्राफ्स आपके बहुत खूबसूरत लिखे होने चाहिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और सेकंड इज कंक्लूजन का पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन जो है वो हाफ पेज का आप लिखें, हाफ पेज का जो है उसमें अपनी पॉइंट की बात कर दें और उसके बाद फिर उसको फर्दर बता दें कि आप क्यों वो ओपिनियन रखते हैं। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स फिगरेटिव प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स इस्तेमाल करें, चार्ट्स इस्तेमाल करें, शेप्स इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल करें, टेबल्स इस्तेमाल करें, रेफरेंसिंग इस्तेमाल करें, बुक का रेफरेंस, ऑथर का रेफरेंस, कोटेशन पता है तो जिसकी कोटेशन है उसका रेफरेंस, फुट नोट्स लगाएं। बुक्स को आप देखें उनके नीचे फुट नोट्स लगे होते हैं, एंड नोट्स लगे होते हैं। फुट नोट्स और एंड नोट्स मिसाल के तौर पे इंपॉर्टेंट बात है ये शुड क्वेश्चंस, यहाँ पे एक आपने लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया और नीचे यहाँ पे आके जी स्टेरिक के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये काम भी आप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, अलग से डब्बे बना सकते हैं, लेकिन आपका पेपर खूबसूरत नजर आना चाहिए। मैप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। सीपेक की बात करें, पाकिस्तान का मैप, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लीबिया का या इराक का या सीरिया का मैप। अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन की तो इंडियन ओशन का मैप। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का मैप। रेफरेंसेस आप किस किस के दे सकते हैं, रिपोर्ट्स के दे सकते हैं, आर्टिकल्स के दे सकते हैं, बुक्स के दे सकते हैं, ऑथर्स के दे सकते हैं, जर्नल्स के देख सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ की वेबसाइट्स के दे सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के दे सकते हैं। मेंशन कैसे करना है, स्पेसिफिक पूरा नाम ज़रूरी नहीं है। ईयर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जनरल रेफरेंस आप दे दें, दैट वुड सफाइस। क्योंकि अगेन उसको भी पता है कि आप 12 पेपर्स देने जा रहे हैं और आपको यूएन की किसी एक ईयर में मेंशन हुई रिपोर्ट जिसके 10 वर्ड्स में जिसका नाम है वो एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो यूएन रिपोर्ट इन 2013, इन 2011, 2016 उसका रेफरेंस दे दें बस। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर, जून 2018 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई। आपको रिपोर्ट का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना बता दें ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई कश्मीर के ऊपर 2018 में, दैट्स ऑल। जून का नहीं पता, नो प्रॉब्लम, बट रेफरेंसेस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज कैसे करने हैं, जल्दी से खत्म करें 5-10 मिनट में। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो आप पास्ट पेपर से करें। हाउ टू सिलेक्ट एंड विच क्वेश्चंस टू बी सिलेक्टेड फॉर रिस्पॉन्सेज। पेपर जब आपके सामने आए तो 7 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 4 करने होते हैं। पेपर को 2-3 दफा पढ़ें तमाम क्वेश्चंस को। हर दफा जब आप पढ़ें तो टिक करते जाएं, क्वेश्चन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। दूसरी दफा फिर पढ़ें, क्वेश्चन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता। तीसरी दफा फिर पढ़ें, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस तरह से जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे आते हैं। तो आपने उन क्वेश्चंस को 4 को सिलेक्ट करना है, बाकी आपने एलिमिनेट कर देने हैं। उन 4 क्वेश्चंस को फिर आपने प्रायोरिटाइज फिर करें। मिसाल के तौर पे 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आमतौर पे सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेस्ट आता है, फिर 2 बेस्ट आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 उसके कंपैरिजन में कम अच्छा आता है और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 सबसे कम आता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बेस्ट आता है वो आपने पहले पे लिखना है, फिर आपने दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, तीसरे के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखें और एंड के ऊपर आप जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, जो भी आपको सेकंड बेस्ट आता था वो आपने लास्ट के ऊपर लिखना है। ये बात आप, और टाइम मैनेजमेंट साथ आपने फॉलो करनी है। टाइम डिवीजन अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस, अगेन इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। इक्वली टाइम डिवाइड करें। विच बॉल पॉइंट टू बी यूज, बॉल पॉइंट वो यूज करें जो नीट एंड क्लीन दिखता हो। मेरी अपनी आदत है कि मैं जेल पेन यूज करता हूं। और बॉल पॉइंट जब आप रखें तो अपने पास 3 से 4 बॉल पॉइंट्स रखें।
अब मैं दो तरह की इंक्स यूज करता था, ब्लैक इंक यूज करता था और ब्लू इंक, दोनों अलाउड होती हैं, तो मैं आमतौर पे दोनों जेल पेन से इस्तेमाल करता था। मैं सिर्फ पेपर को जेल पेन से लिखता था और साथ मार्कर ब्लू मार्कर इस्तेमाल करता था, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल मैं नहीं करता था। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, तो पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आम बॉल पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं जेल पेन को ज़्यादा पर्सनली प्रेफर करता हूँ एक आम बॉल पॉइंट की निस्बत, क्योंकि उससे फिनिश अच्छी आती है। पॉइंटर्स ज़रूर यूज करें हेडिंग देने के लिए, और पॉइंटर से ही अंडरलाइन करें। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, कोटेशन है उसको भी आप पॉइंटर से लिख सकते हैं, या फिर दूसरे इंक के जेल पेन से लिख सकते हैं। व्हाट इफ क्वेश्चन हैज सम पार्ट्स, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो आंसर भी 3 पार्ट्स का होना चाहिए। 40 मिनट हैं, 13 मिनट पहले पार्ट पे, 13 दूसरे पे, 13 तीसरे पे। या फिर मिसाल के तौर पे पूछा कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आप इमेजिन करें कि ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब है इसके 3 या 4 नंबर होंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, इसके 8 या 9 नंबर होंगे। और जो लास्ट पार्ट है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके भी 8 या 9 नंबर होंगे। तो हर जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स बन गए, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग अटेम्प्ट करना है एक ही सीक्वेंस में जिसमें पूछा हुआ है, और टाइम भी उसी हिसाब से मैनेज करना, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में आपको लग रहा है कि इतने नंबर इसके हो सकते हैं, इतना आपको आइडिया हो जाता है। अगर लग रहा है तीनों के इक्वल नंबर हैं तो तीनों के इक्वली टाइम डिवाइड करें। अदरवाइज 8-10 मिनट में डेफिनेशंस लिखें, और बाकी जो 15-15 मिनट में जो है वो आप बाकी दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को, जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उतने पार्ट्स में ही आंसर करें। हर पार्ट का आंसर होना चाहिए। यूज ऑफ बज़वर्ड्स जरूर करें। जो भी आप इस तरह के बज़वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल बनते हैं। मसलन सीपैक गेम चेंजर, सीपैक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो फ्लैगशिप हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, या फिर न्यू एरा, इस तरह के जो है ना, जो मोटे मोटे वर्ड्स होते हैं, बज़ वर्ड्स इस तरह के जो लिटरेचर में आ जाते हैं, उनको आप जरूर इस्तेमाल करें। हाउ टू डील विद कंट्रोवर्शियल एरियाज, कंट्रोवर्शियल एरियाज के ऊपर जब आप डील करें तो बड़ी एहतियात से मूव करना है। इस्लाम से मुतल्लिक बात हो, पाकिस्तान से मुतल्लिक बात हो, या फिर बात हो पाकिस्तान आर्मी और हमारे डिफेंस से मुतल्लिक, तो एहतियात से बात करनी है। बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं होना और इर्रेशनल नहीं होना। अगर आप पॉइंट बनाना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऐसे बनाएं कि आप बात भी कह दें और नुकसान भी ना हो, और उसके लिए थोड़े से यूफिमिज्म इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आप अपनी बात को घुमा फिरा के कर दें, बट उसको आपने पॉइंट जरूर अक्रॉस करना है। बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत ब्लंटली जब आप बात करते हैं तो उससे फिर नेगेटिविटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल आप जरूर हों, लेकिन अगेन वो क्रिटिकल की जो आपकी डेफिनेशन है दैट शुड बी बैक्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? आपसे जब वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, या फिर आपसे जब पूछता है कि व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ अफगान पीस प्रोसेस फॉर पाकिस्तान, तो उसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज और डिफाइन डिफरेंट एक्सप्लेन क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कुछ खास नहीं है, डिस्क्रिप्टिव किस्म का क्वेश्चन है, आपने लिखना है आंसर। लेकिन अगर पूछता है इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान, तो ये एनालिसिस है, इसमें आप एनालिसिस की बात करेंगे कि पाकिस्तान का ये भी नुकसान होगा, या फिर रेफ्यूजीज यहाँ से जाके वहाँ पे सेटल होंगे तो हमारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, या फिर आप बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस होगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपने डिफरेंट अपने जो बॉडी का पार्ट है उसमें एनालाइज करना है, उसमें आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आपकी हेडिंग्स, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होंगी, वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस देंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सीधा सीधा अगर सवाल है, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस फिर भी आप देना चाह रहे हैं और वो देना चाहिए, तो वो आप कंक्लूजन से पहले एक पैराग्राफ में जरूर दें। वेयर शुड इट बी इन अ रिस्पॉन्स, अगर क्वेश्चन है ही ओवरऑल एनालिसिस का तो सारे आपके पूरे पेपर में, पूरे आंसर में, और अगर जनरल क्वेश्चन है तो उसमें फिर जो है वो आपका होना चाहिए कंक्लूजन से थोड़ा सा पहले। हाउ टू फिगर आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिपेंड करता है। अगर उसने आपसे ओपिनियन मांगा है, व्यू मांगा है, आर्ग्यू मांगा है, कमेंट मांगा है, तो आपका ओपिनियन मांग रहा है। एक्सप्लेन कहा है, इलस्ट्रेट कहा है, तो फिर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। हाउ टू बैक योर आर्ग्यूमेंट्स, स्टैट्स के ऊपर, फैक्ट्स की बेस के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, जो आपने पढ़ा है, एनालिसिस,
जो बुक से आपने पढ़ा है, जो नोट्स तैयार किए हैं, उससे आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करना है। इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सी यू।